औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं प्रोज़, कोड है हमारा 5003 और उसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। अभी हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक 1.3 प्रोज़ कंस्ट्रक्शन। यानी प्रोज़ को लिखने के लिए या प्रोज़ का जो ओवरऑल बनाते हैं हम, प्रोज़ की कोई भी प्रोज़ के ऊपर बेस्ड कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। कैरेक्टर्स, थीम, सेटिंग, प्लॉट, पर्सपेक्टिव एंड मूड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। द कैरेक्टर इज़ एन इंडिविजुअल हु प्लेज अ पार्ट इन एनी स्टोरी। वैसे कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर कोई भी एक किरदार होता है जो किसी भी कहानी के अंदर एक कुछ भी प्ले कर रहा होता है, एक अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है, उस कहानी को परफॉर्म करके दिखा रहा होता है, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर किसी भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने का जो आर्ट है उसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। यानी कोई भी कैरेक्टर आपके सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है, उस कैरेक्टर के अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उसका सोचने का स्टाइल है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर शुड बी कंसीडर्ड इन कैरेक्टराइजेशन. It includes both descriptions of a character's physical attributes as well as the character's personality. ये उसकी physical attributes की भी बात करेंगे और उसकी personality की भी, उसकी शख्सियत की भी बात करेंगे. The way the character acts, think and speak also adds to their characterization. वो कैरेक्टर सोचता किस तरह से है, एक्ट किस तरह से करता है, बोलता किस तरह से है, ये सारी चीज़ें भी कैरेक्टराइजेशन में आ जाएंगी. Characterization is a literary device that is used step by step in literature to highlight and explain the details about a character in a story. ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया जाता है लिटरेचर के अंदर किसी भी कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको हाईलाइट करने के लिए और उसकी डिटेल्स बताने के लिए. वो क्वालिटीज़ अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना जो होता है उसको हम कैरेक्टराइजेशन में काउंट करते हैं. After introducing the character, the writer often talks about his behavior. Then, as the story progresses, the thought processes of the character are also depicted. सबसे पहले जब कहानी स्टार्ट होती है और जो राइटर है वो किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है, सबसे पहले वो बात करता है उसके बिहेवियर की. फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, तो वो फिर उसकी थॉट के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि किस तरह से उस कैरेक्टर की जो थिंकिंग है वो बदल रही है, या कोई भी जो उसका एटमॉस्फेयर है, उसकी सराउंडिंग है, वो उसकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. इट इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कैरेक्टर. ये एक एंटायर प्रोसेस होता है किसी भी कैरेक्टर की तकमील का. कैरेक्टर्स कैन बी पीपल और एनिमल्स. द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर है ये इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, और जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो उन कैरेक्टर्स के आपस में जो ताल्लुक़ होता है उस पर और जो उनका आपस में एक इंटरेक्शन बन रहा होता है उस पर डिपेंड करती है. एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, हेल्पर, एंटी हीरो एंड विलन. ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैरेक्टर्स की. टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन. An author can use two approaches to deliver information about a character and build an image of it. These two types of characterization include. टू टाइप्स होती हैं कैरेक्टराइजेशन की, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? दिस काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन टेक्स अ डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स बिल्डिंग द कैरेक्टर. इट यूजेस अनदर कैरेक्टर, नरेटर और द प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ टू टेल द रीडर्स और ऑडियंस अबाउट द सब्जेक्ट. डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो प्रोटागोनिस्ट के बारे में बता रहा होता है, या फिर जो नरेटर है स्टोरी का वो हमें बता रहा होता है कि ये फलाना बंदा हीरो है इस कहानी के अंदर, या फिर जो हीरो खुद होता है, जो प्रोटागनिस्ट होता है, या जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का, वो ये खुद बता रहा होता है अपने बारे में. तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई बता देता है कि ये जो मेन कैरेक्टर है इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, या हम यानी कि हमें ऑलरेडी पता होता है, बता दिया जाता है किसी न किसी की तरफ से, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट बताए, चाहे वो नरेटर बताए, या फिर कोई और कैरेक्टर बता दे हमें. लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की, दिस इज़ अ मोर सटल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर टू द ऑडियंस.
The audience has to deduce for themselves the characteristics of the character by observing his her thought process, behavior, speech, way of talking, appearance, and manner of communication with other characters, as well as by discerning the response of other characters. इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमें किसी भी कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को देखते हुए उसके थॉट प्रोसेस, उसके बिहेवियर, उसके बोलने का तरीका, वो बोल क्या रहा है, वो सारा कुछ, उसकी अपीयरेंस, उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है वो, और उसका जो कम्युनिकेशन का तरीका है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, इन सारी चीज़ों को हमें गौर करना पड़ता है, इन पे ऑब्ज़र्व करना पड़ता है हमें इन सारी चीज़ों को, एंड देन हम एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये प्रोटैगनिस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन राइटिंग गुड लिटरेचर. अच्छा लिटरेचर लिखने के लिए एक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है? कैरेक्टराइजेशन. मॉडर्न फिक्शन इन पर्टिकुलर हैज़ टेकन ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस. मॉडर्न लिटरेचर की हम बात करें तो उसने इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है. Understanding the role of characterization in storytelling is very important for any writer. To put it briefly, it helps us making sense of the behavior of any character in a story by helping us understand their thought process. A good use of characterization always leads the readers or audience to relate better to the events taking place in the story. Dialogues play a very important role in developing a character because they give us an opportunity to examine the motivations and actions of the characters more deeply. जो राइटर्स हैं उनको रोल ऑफ कैरेक्टराइजेशन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. अगर किसी राइटर को ये कैरेक्टराइजेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए तो उसकी स्टोरी बहुत जानदार और पायदार बन सकती है, क्योंकि फिर आप एक कैरेक्टर सेट कर लेते हो कि ये मेरे पास जो है ये प्रोटैगनिस्ट है, और प्रोटैगनिस्ट की थॉट, उसका बिहेवियर, उसकी अपीयरेंस, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए. तो इस तरह इस लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करते हुए वो अपनी राइटिंग्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं. इसके अलावा जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी कैरेक्टर की अच्छी कैरेक्टराइजेशन के अंदर, क्योंकि जो डायलॉग की डिलीवरी होती है उसी से पता चलता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो क्या बात कर रहा है, या जो एंटागनिस्ट है उसके डायलॉग्स कितने खूबसूरत लिखे गए हैं. सो दीज थिंग्स आर ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करती हैं कि किसी का भी जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो कितना पावरफुल है या कितना इम्पैक्टफुल है. नेक्स्ट है हमारे पास द थीम. थीम समझ लें जैसे कि एक सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी स्टोरी का. द थीम इज़ अ पिवोटल एलिमेंट बिकॉज इट लिंगर्स थ्रू आउट द एंटायर स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें जो स्टोरी है वो उसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये थीम ऑफ द स्टोरी है. It can be whatever the author deems appropriate and there can also be more than one theme. कभी कभार एक से ज़्यादा themes भी हो सकते हैं किसी कहानी के अंदर. The theme is the controlling idea or message of a story. It is often shown as a result of the actions of characters and their changing relationships. कभी कभार ये characters का जो उनके actions होते हैं उनका एक result भी दिखाया जा रहा होता है कि अगर कोई character जो है वो impulsive ना हो तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता. हमने पढ़ा था एडिपस रेक्स के अंदर कि उसका गुस्सा जो था गुस्से की वजह से पहले उसने अपना घर छोड़ दिया, देन उसने जाके एक आदमी को कत्ल कर दिया, और ये जो उसका इम्पल्सिव बिहेवियर था इसने उसको तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया. तो ये हमें इससे ये भी थीम समझ में आता है कि अगर वो अपने गुस्से पे काबू पा लेता तो ये सारी चीज़ें उसके साथ ना होती. तो हमें ये समझ आया कि अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखना चाहिए एक इंसान को. इसी तरह अगर हम यहाँ पे थीम की बात करें तो थीम जो है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस ऑफ कैरेक्टर, वो उनके जो कैरेक्टर्स का एक्शन होता है वो उनके रिएक्शन के तौर पे सामने आ रहा होता है या उनके रिजल्ट के तौर पे सामने आ रहा होता है. अ स्टोरी कैन ऑल्सो हैव सर्टेन सब थीम्स दैट एड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया. एक कहानी के अंदर एक तो मेन थीम होता है या उसका एक जो मेन कंट्रोलिंग आइडिया होता है, उसके अलावा कुछ सब थीम्स भी हो सकते हैं जो कि उस मेन थीम को या कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं. द थीम इन अ प्रोज इज इट्स अंडरलाइंग मैसेज और बिग आइडिया. In other words, it is a critical belief about life that the author is trying to convey in the writing of a novel, play, short story or poem. ये कोई भी क्रिटिकल बिलीफ हो सकता है ज़िंदगी के बारे में जो कि राइटर बताना चाह रहा होता है अपने काम के ज़रिए, अपने वर्क के ज़रिए, नॉवल, प्ले, शॉर्ट स्टोरी, वो कुछ भी लिख रहा है तो वो उसके ज़रिए यही बता रहा होता है. दिस बिलीफ और आइडिया ट्रांसेंड्स
Cultural barriers, it is usually universal in nature. When a theme is universal, it touches on the human experiences regardless of race or language. ये यूनिवर्सल होता है नेचर में, और अगर एक थीम यूनिवर्सल है तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो किसी की तरह का रेसिज्म इंट्रोड्यूस करवाए या फिर वो किसी लैंग्वेज की बेस पे बात कर रहा हो। नहीं, एक वो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करेंगे। इट इज़ व्हाट द स्टोरी मीन्स। ऑफन अ पीस ऑफ राइटिंग विल हैव मोर देन वन थीम। When a writer develops a theme for a story, poet or narrative, it really comes down to what the writer believes about life. अगर एक राइटर जो है या एक जो मुसन्निफ या अदीब है, उसने एक थीम डेवलप कर लिया है अपनी कहानी के लिए, तो फिर हमें ये पता चलता है कि उसका ज़िंदगी के बारे में क्या बिलीव है। इफ़ अ राइटर हैज़ अ बिलीव सिस्टम और फील्स strongly about certain things and most people do, then these strong life views will be reflected in his or her writing. अगर उसके कुछ certain beliefs हैं जो बाकियों से different हैं, या वो कुछ चीज़ों के बारे में बाकियों से different सोचता है, तो ये इससे क्या होगा कि उसकी writings के अंदर भी वो चीज़ें reflect हो रही होंगी. In any work of art, the theme is the underlying message that the writer would like to get across. Maybe it is a theme of bravery, perseverance or undying love. कुछ चीज़ों में जो थीम होता है वो हो सकता है ब्रेवरी का, बहादुरी का, प्रिजर्वेंस का और अनडाइंग लव, कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत। देयर विल ऑलवेज बी अ pervasive theme woven through the story. You will notice the characters embracing or turning away from the theme time and again. You will see how their relationship to the theme impacts the events that are unfolded. विद दैट पैसेज आप एक पूरा जैसे जैसे स्टोरी मूव ऑन करेगी, प्रोग्रेस होगी स्टोरी के अंदर, उसी तरह आपको एक जिस तरह एक कहानी आपस में बुनी हुई होती है ना, उसी तरह आपको एक स्टोरी के अंदर वो थीम बुना हुआ आपस में नज़र आ रहा होगा। एंड जैसे जैसे वो कैरेक्टर्स की आगे प्रोग्रेस होगी, उसी तरह आपको कुछ नई अनफोल्ड्स होते जाएंगे, कुछ नए इंकशाफात होते जाएंगे, एंड आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि ये किस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही थीम के साथ स्टिक हो रही हैं। It is important not to confuse the theme and the main idea. The theme is an underlying message of bravery or hope or love. The main idea, however, is simply that the story is about. In a way, the main idea is a tight summary of the plot. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप थीम को और मेन आइडिया को कंफ्यूज कर दो आपस में, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। थीम जो होता है वो एक अंडरलाइंग मैसेज होता है। एक कहानी के अंदर कोई भी थीम हो सकता है, वो बहादुरी पे बात की जा रही हो सकती है, वो मोहब्बत पे बात कर रहे होंगे, उम्मीद पे बात कर रहे होंगे, या मायूसी पे बात कर रहे होंगे। थीम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन आइडिया वो होता है जिसके बारे में स्टोरी बयान की जा रही होती है, और मेन आइडिया जो है वो एक टाइट समरी ऑफ द प्लॉट होती है। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द थीम। हम थीम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नो स्टोरी इज़ कम्प्लीट विदाउट ए फ्यू एसेंशियल एलिमेंट्स। दे आर कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि वो कुछ लोग होते हैं जो उस स्टोरी को परफॉर्म करने के लिए एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग। सेटिंग होती है कि वो स्टोरी वकूफ़ पज़ीर कहाँ हो रही है, कहाँ पे वो स्टोरी टेक्स प्लेस कर रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लॉट। प्लॉट होता है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होती हैं, द इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। एक कहानी के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते हैं, एंड देन वो कहानी आप आगे प्रोसीड करती है, उसको हम प्लॉट बोलते हैं। द कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर दैट मस्ट रीच अ सोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट हम बोलते हैं ऐसी स्ट्रगल को जो कि मेन कैरेक्टर फेस करता है, प्रोटोगनिस्ट फेस करता है, एंड एट द एंड वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन पे पहुंच जाता है, वेदर इट्स गुड और बैड, लेकिन कोई ना कोई एंड होता है स्टोरी का। At this point, you can also ask yourself, what is the main idea? What is the short version of the story? Once you are comfortable speaking on each of these elements, it is time to dive into themes. These 3 questions will help you unearth it. जब आपको ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, कैरेक्टर्स का, सेटिंग का, प्लॉट का और कन्फ्लिक्ट का, देन आप इजीली किसी भी स्टोरी का जो थीम है, जो मेन आइडिया है, वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेटिंग। सेटिंग क्या होती है? Setting is an environment or surrounding in which an event or story takes place. It may provide particular information about placement and timing, such as Pakistan after independence. Setting should be simply descriptive, like a lonely cottage on a mountain. Social conditions, historical time, geographical conditions, weather, immediate surroundings and timings are all different aspects of setting. Setting basically एक environment होता है या एक माहौल होता है जिसके अंदर आप कोई भी स्टोरी को लेके चल रहे हो, या कोई भी इवेंट जिसके अंदर एक पेश आया होता है।
जैसा कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक स्टोरी है जिसके अंदर हमें दिखाना है कि पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पाकिस्तान का आज़ादी के बाद किस तरह का माहौल है या किस तरह का उसकी लुक आ रही है, तो वो चीज़ हम उसको बड़े प्रॉपर तरीके से डिपिक्ट करेंगे। सोशल कंडीशंस भी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अब अगर हमने बिल्कुल पाकिस्तान बनने के बाद की बात करनी है, लाइक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है और हमें उससे 1 या 2 दिन बाद की कोई स्टोरी बनानी है, तो वी ऑल नो दैट कि उस टाइम पे ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत का वाक़या था और बहुत सारे लोग मारे गए थे हमारे बड़ों ने, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जानें कुर्बान की थी। इवन कि ट्रेनों की ट्रेनें भर के जो आई थी उनके अंदर लाशें ही लाशें थी, कोई इक्का दुक्का लोग उनमें से बच के आए थे उस हिजरत के एंड पे। तो अगर हमें उस चीज़ को प्रेजेंट करना है तो हमें बिल्कुल उसी सोशल सेटिंग के हिसाब से वो सारा कुछ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सारा हमें यूँ समझ लें कि सेटिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, सोशल कंडीशंस आ जाएंगी उसमें, टाइम आ जाएगा और जोग्राफिकल लोकेशंस हम देखेंगे, या फिर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग्स जो हैं या टाइमिंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमें उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। We can say that it includes information about the place and the time of the story and the sequence of events in a story is its plot। यानी आप किसी भी कहानी में जिस तरह की बात कर रहे हो उसी तरह की आपको स्टोरी के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नॉवल के अंदर कह रहे हो कि एक लड़की गांव में रहती है और मतलब उसके गांव में कोई सहूलियात नहीं है और उसी माहौल में और उसी एटमॉस्फेयर के अंदर वो पली बड़ी है, लेकिन अगले ही सीन में आप कह दो कि उसने जीन शर्ट पहनी हुई है और उसने बड़ी वो टिप टॉप होके बाहर निकल रही है, एंड इस तरह की चीज़ें अगर आप उसके बारे में लिखोगे तो ये टोटली आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें, इन चीज़ों तक तो उसकी एक्सेस ही नहीं है, तो फिर वो किस तरह से इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, सेटिंग इसको प्रॉपर सेट करके रखनी, स्टोरी को परस्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ सेटिंग। द फंक्शन ऑफ सेटिंग इन अ फिक्शनल, पोएटिक एंड प्रोज वर्क इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट हैज इमेंस इफेक्ट ऑन प्लॉट्स एंड कैरेक्टर्स एज इट कुड एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट पोस्ट अ conflict दैट कैरेक्टर्स नीड टू रिजॉल्व और शेड लाइट अपॉन कैरेक्टर्स। जो सेटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और बड़ी इसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस है इन प्रोज वर्क, चाहे वो फिक्शनल हो, चाहे पोइटिक हो या फिर प्रोज हो। किसी भी काम के अंदर जो सेटिंग है ये बहुत डिपेंड करती है कि जो कहानी है वो किस जगह पे वकूफ़ पज़ीर हो रही है। इसका एक एक इमीडिएट सा इफ़ेक्ट होता है प्लॉट और कैरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि आप सेटिंग देखते हो ना कि ये किस टाइप की सेटिंग की हुई है, उससे आधी कहानी का आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, अगर ये कुछ इतनी ज़्यादा सारी कत्लो गारत हुई पड़ी है और इर्द गिर्द लोग मरे हुए हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप का नावल या किस टाइप की मूवी या हम किस टाइप का वर्क हम पढ़ने जा रहे हैं। पोस्ट और कन्फ्लिक्ट दैट कैरेक्टर्स नीड टू रिजॉल्व और शेड लाइट अपॉन, यानी इससे पता चल जाता है कि या तो ये किसी एंटागोनिस्ट का काम है यानी विलन का काम है, या फिर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ निशानी कर रहा होता है कि कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसको कैरेक्टर्स ने सॉल्व करना है, या फिर वो लाइट के ऊपर कैरेक्टर्स के ऊपर वो रोशनी डालता है कि कैरेक्टर्स किस टाइप के हैं। इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट सिम्बॉलिक पर्सनस, ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, एक्शन और सिचुएशंस। इसके अलावा ये सिम्बॉलिक पर्सनस को भी प्रेजेंट कर रहा होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करता है, जगह कौन सी है, एक्शन और सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग इनको ये प्रेजेंट कर रहा होता है। सेटिंग कैन एस्टेब्लिश द मूड और एटमॉस्फेयर ऑफ अ सीन और स्टोरी एंड डेवलप द प्लॉट इनटू अ मोर रियलिस्टिक फॉर्म रिजल्टिंग इन मोर कन्विंसिंग कैरेक्टर। बाय एस्टेब्लिशिंग मूड, सेटिंग ऑल्सो हेल्प्स द ऑडियंस रिलेट देमसेल्व्स टू द कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। सेटिंग जो है वो स्टोरी को लेके चलने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। यानी अगर आपको कुछ रिलीजियस टाइप का दिखाना है तो आपको सेटिंग भी उसी हिसाब की करनी पड़ेगी। ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो व्यूअर्स होते हैं या जो रीडर्स होते हैं ये उनका इंटरेस्ट डेवलप करती हैं और उनको ऐसा फील होता है कि मैं उसी प्लॉट या उसी सेटिंग के अंदर पहुंच के इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो सेटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये ऑडियंस को हेल्प करती है टू रिलेट देमसेल्व्स टू द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टोरी, ताकि उनको वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने साथ रिलेटेबल लगें। नेक्स्ट हमारे पास द प्लॉट।
इट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड एक्शंस इन अ स्टोरी. एक स्टोरी के अंदर आइडियाज़ और एक्शंस का जो एक फ्लो है, जो सीक्वेंस है, उसको हम प्लॉट कहते हैं. इट वर्क्स ऑन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइवलरीज एंड डिफ़िकल्टीज़. इसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या इंसानों की आपस में दुश्मनियाँ हो सकती हैं, या फिर कोई भी मुश्किलात हो सकती हैं. इट कैन बी प्लॉजिबल एंड लीनियर or completely bizarre with unexpected twists and turns. A plot outline is a prose telling of a story which can be turned into a screenplay. एक प्लॉट की जो आउटलाइन होती है प्रोज के अंदर, वो इस तरह से भी हो सकती है कि आप उसको एक स्क्रीन प्ले में भी चेंज कर सकते हो. यानी कि एक वो सीक्वेंस होता है ना इवेंट्स का, तो आप फिर उनको एज अ स्टोरी भी लेके चल सकते हो. समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड a one page because of its length. It is generally longer and more detailed than a standard synopsis, which is usually only one or two paragraphs, but shorter and less detailed than a treatment or a step outline. कभी कभार ये सिर्फ एक पेज का भी होता है क्योंकि इसकी लेंथ कम होती है. मोस्ट जनरली क्या होता है कि ये लंबा होता है और ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है कि इसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ भी होती है, लेकिन कभी कभार ये हमें वन पेज का भी मिल जाता है. और कभी कभार इसमें विच इज़ यूजली ओनली one or two पैराग्राफ्स बट शॉर्टर एंड लेस डिटेल्ड देन अ ट्रीटमेंट और अ स्टेप आउटलाइन. जो इसकी आउटलाइन होती है वो हमें कभी कभार बहुत शॉर्टर से भी मिलती है, जो कि इसका एक जनरल सा ओवरव्यू हमें दे रही होती है. नेक्स्ट हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्लॉट. प्लॉट्स की कितनी टाइप्स हैं? अ प्लॉट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ इन फैक्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स प्रोवाइडिंग conflict in the story. A plot is sometimes referred to the spine of a story. Plots are the results of choices made by the characters. The characters take action and events happen as a result. प्लॉट जो है वो एक्चुअली एक स्टोरी नहीं होता. इट इज़ इन फैक्ट अ सीरीज़. एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की जो कि हैपन होते हैं वन आफ्टर अदर, और क्या होता है, स्टोरी आगे चलती है. इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है स्टोरी के अंदर. अच्छी भली एक स्टोरी चल रही होती है, उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है और फिर वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है. अ प्लॉट इज समटाइम्स रेफर टू एज द स्पाइन ऑफ स्टोरी. कभी कभार इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है. किसकी? स्टोरी की. किसी भी कहानी की जो असली बेसिक जो होती है ना, वो उसको हम कहते हैं प्लॉट. प्लॉट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ चॉइसेस मेड बाय द कैरेक्टर्स. प्लॉट कैसे बनता है? एक कैरेक्टर कोई भी चीज़ चूज़ करेगा तो उससे वो प्लॉट आगे बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने एडिपस रेक्स में पढ़ा था कि उसने पहले अपना घर छोड़ दिया. सबसे पहले अगर हम बात करें उसके पेरेंट्स की, एडिपस के पेरेंट्स की, तो उन्हें जब पता चल गया था कि हमारा बेटा जो है, इसके बारे में ये जो प्रोफेसी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा होकर कि हमें मार देगा, अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ के साथ शादी करेगा, तो उन्हें ये चाहिए था कि वो अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने रखते. अगर उनके बेटे को पता होता कि ये मेरे पेरेंट्स हैं तो वो कोई ऐसी गलती क्यों करता. सबसे पहले तो ये उनकी चॉइस थी ना कि उन्होंने अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया. जब उन्होंने ये गलत फैसला किया तो आगे बाकी सारा कुछ जो भी हुआ वो उनकी फिर फेट थी जो उनके आगे आई. द कैरेक्टर्स टेक एक्शन एंड इवेंट्स हैपन एज अ रिजल्ट. कैरेक्टर्स जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेते हैं और फिर उसके नतीजे में इवेंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. Whether the story is about a quest, comedy, journey or tragedy, there are following 5 elements that help create a strong plot. स्टोरी चाहे जो भी हो, एक क्वेस्ट हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, जर्नी हो सकती है, या फिर ट्रेजेडी हो सकती है. इन सब में से एक स्टोरी किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर रही हो. हर स्टोरी के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लॉट को क्रिएट होने में हेल्प करते हैं. पहला स्टेप है हमारे पास एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड प्रिपेयर्स द वे फॉर अपकमिंग इवेंट्स टू अनफोल्ड. ये एक इंट्रोडक्शन समझ लें, एक स्टार्टिंग समझ लें, जो कि क्या करती है, हमारे दिमागों को प्रिपेयर कर रही होती है आने वाले इवेंट्स के लिए कि वो अनफोल्ड हों, नए नए इंकशाफात हों और स्टोरी आगे परस्यूट करे. It is in this part of the plot where major characters are introduced, the setting is established and major conflicts of the story are revealed. इस पार्ट में क्या होता है, मेजर कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, सेटिंग इस्टेब्लिश कर दी जाती है कि एक माहौल बना दिया जाता है, एंड देन जो मेजर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उस कहानी के अंदर वो भी रिवील कर दिए जाते हैं. This is also the part where the character's backstory is presented for viewers to gain insight into the reasons why the main characters think and behave in a certain way. इस पार्ट के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी बैक स्टोरी भी बता दी जाती है कि
इसकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें थी और ये इस तरह से अगर ये कोई गलतियाँ कर रहा है या एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। यानी हमें कैरेक्टर्स के बारे में सारी डिटेल्स बता दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द राइजिंग एक्शन। इट इज़ द पॉइंट वेयर द मेन प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट इज़ रिवील्ड। ये वो पॉइंट होता है स्टोरी का जिसके अंदर जो मेन मसला होता है वो रिवील किया जाता है, कन्फ्लिक्ट रिवील किया जाता है। ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ राइजिंग एक्शन द प्रोटैगनिस्ट विल स्ट्रगल टू फेस द कन्फ्लिक्ट विच कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल। राइजिंग एक्शन का जो पॉइंट है इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट कुछ मेहनत करता है उस कन्फ्लिक्ट का सामना करने के लिए। वो कन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल किस तरह से कि वो प्रोटैगनिस्ट के अंदर उसके अपनी ज़ात के अंदर कोई ना कोई जंग चल रही होती है जिसके अंदर उसको फैसला लेने में मसला हो रहा होता है। या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बंदा होता है और उसको उसका मुकाबला करना पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट वर्सेस नेचर सोसाइटी, यानी उसके वो कभी कभार वो नेचर के अगेंस्ट भी होता है और सोसाइटी के अगेंस्ट भी होता है। एंड क्रॉनिकल्स हाउ द मेन कैरेक्टर्स डील विद द कर्व बॉल दैट कम्स देयर वे। और हमें ये चीज़ें भी दिखाई जाती हैं कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। ये बिल्कुल ना ये समझ लें कि जिस तरह एक इंटरवल होता है ना मूवी के अंदर, उसी तरह ये क्लाइमैक्स होता है। ऑफन सेंट्रेड राउंड the protagonist's most difficult challenge or their bleakest moment. The climax is the most exciting part of the story and initiates a turning point in the character's life. The climax is where the protagonist receives new information, accepts the information, realizes it, and may or may not necessarily agrees with it, and then acts on that information. क्लाइमेक्स जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक यूँ समझ लें कि बिल्कुल जो टेंशन होती है स्टोरी के अंदर ना, वो पीक पे पहुंच जाती है। इस पॉइंट के अंदर होता क्या है कि मेन कैरेक्टर जो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसको उसके ऊपर कुछ नए इंकशाफात होते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसको पता चलती है। कभी कभार ये होता है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, रियलाइज़ करता है अपनी गलती, एंड देन अपनी बाकी की जो कहानी है उसको प्रोसीड करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर केस में उसको रियलाइज़ करके उसको एक्सेप्ट ही करेगा। कभी कभार वो इसको डिनाई भी कर देता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे की अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखता है। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है किसी भी स्टोरी के अंदर। और ये यूँ समझ लें कि जो जितने भी किरदार उस कहानी के अंदर होते हैं, उन सब की एक बड़ा ही सनसनीखेज सा उनका एक मोड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिंग एक्शन। It is the point that occurs immediately after the climax and reveals the details of the consequences, good or bad, that the main character must deal with after the turning point of events. It sets the stage for the resolution. Falling action क्या होता है? क्लाइमैक्स के बिल्कुल बाद जो एक्शन शुरू होता है, जो पॉइंट स्टार्ट हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं फाइलिंग एक्शन। इसमें क्या होता है, जो डिसीजन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने या मेन कैरेक्टर ने क्लाइमैक्स के दौरान ले लिया है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, उसके नताइज सामने आ रहे हैं। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये डिपेंड करता है कि उसने क्या डिसीजन लिया है। और मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने क्लाइमैक्स के बाद, उस टर्निंग पॉइंट के बाद, उन इवेंट्स के साथ डील कर रहा होता है। एंड आहिस्ता आहिस्ता वो जो इवेंट्स वन आफ्टर अदर सामने आ रहे होते हैं, उन इवेंट्स के थ्रू एक स्टेज सेट हो रहा होता है फॉर रेजोल्यूशन यानी कि एंडिंग ऑफ द स्टोरी। एंडिंग की तरफ जा रही होती है कहानी, और एंडिंग किस तरह की होगी थोड़ा बहुत हमें इससे आइडिया भी हो जाता है। रेजोल्यूशन इज द पार्ट वेयर द आउटकम ऑफ द इवेंट एंड द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट आर रिवील्ड। रेजोल्यूशन ऐसा पार्ट होता है कहानी का जिसके अंदर जो इवेंट्स का आउटकम है, यानी क्लाइमेक्स के अंदर जो उस प्रोटैगनिस्ट ने जो एक एक्शन लिया था, अब हमें उसका बिल्कुल रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ जाएगा कि एंड उस चीज़ की क्या है, उस कहानी, उस फैसले का नतीजा क्या निकला है। दिस पार्ट इज वेयर द प्रोटैगनिस्ट रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स एंड द लूज एंड्स ऑफ द स्टोरी लाइन आर टाइड अप अनलेस देयर इज अ सीक्वल प्लान्ड वेयर देयर आर क्लिफ हैंगर सीन्स टू एनेबल फर्दर डेवलपमेंट इन द प्लॉट लाइन। और क्या होता है इसके अंदर, एंटागोनिस्ट भी रिवील हो जाता है और एंटागोनिस्ट का जो अंजाम होता है वो भी सामने आ जाता है। एंड देन पता क्या चलता है कि कहानी के अंदर जितने भी लूज एंड्स होते हैं वो सारे फिक्स हो जाते हैं। जहाँ जहाँ से हमें कहानी की समझ नहीं आ रही होती है कि ये काम किस तरह हुआ, ये कहानी के अंदर ये सवाल उठाया हमने, ये कहानी इस सवाल का क्या जवाब था, या ये चीज़ किस तरह से होनी थी, सारे के सारे जो हमारे सवाल होते हैं
उनके हमें जवाब मिल जाते हैं, स्टोरी लाइन हमारी टाई अप हो जाती है और पूरे एक वो जो सीक्वल प्लान किया होता है किसी भी ऑथर ने, वो सारी पूरी तरह से कम्प्लीटली हमारे सामने आ जाता है और स्टोरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हमारी आंखों के सामने डिपिक्ट हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।